मिस्टर कर्तव्य श्रीवास्तव, जो कि यूट्यूबर हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। कैसे हैं आप कर्तव्य जी? बहुत बहुत थैंक यू अंकुर भाई, बहुत बढ़िया। आप बताएं। आप ठीक हैं? तो अभी आपने डिस्कशन किया मिर्जा साहब से आपका डिस्कशन हुआ, आपका आरजू काशमी के साथ आपका डिस्कशन हुआ। तो कैसा रहा? आपको क्या लगता है उन लोगों से आप लोगों की बात हुई तो जो उनके रिलेशनशिप में पाकिस्तान के साथ उनसे कैसा आप लोगों का कैसा रिलेशनशिप जा रहा है हमारा पाकिस्तान के साथ? देखिए अंकुर भाई, मैं एक बहुत ही आम आदमी हूँ, साधारण आदमी। जब मैं पहले मतलब मैं अक्सर टीवी डिबेट्स देखता रहता हूँ। मेरा और कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ टीवी डिबेट्स देखता हूँ। तो जब मैं बड़े बड़े लोगों को देखता था, आरजू काजमी जी को देखता था, हमजा दरीफ साहब को देखता था, आरिफ अजाकिया साहब को देखता था, जो कराची के मेयर रह चुके हैं, तो मैंने कभी सोचा नहीं था भाई कि मैं इन लोगों के साथ बैठ के बाकायदा एक प्रोग्राम करूंगा। जी। तो ऐसे ही एक महीने पहले की बात है, मैंने यूट्यूब चैनल अपना एक बनाया, कर्तव्य श्रीवास्तव जी के नाम से। फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश करी कि मैं गेस्ट को बुलाना स्टार्ट करूँ। ट्विटर पे उनसे कांटेक्ट हुआ, एक के थ्रू एक दूसरे से मिलते चले गए। तो हालांकि ये सारे जो गेस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखा, ताकि इस चीज को देखा कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कम है और हम हमें अटेंशन नहीं देंगे, तो इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के लिए मुझे टाइम दिया और मैंने उनके साथ एक अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करी, और जहां तक वो अच्छा जी। प्रोग्राम। अब बात करते हैं, जैसे आपने बोला रिलेशन, ठीक है, जी। इंडिया के रिलेशंस अगर आपको समझने हैं, तो आपको इस तरीके से समझिए कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को नॉन टेम्परेरी मेंबरशिप मिली है। अब आप ये समझिए 192 कंट्रीज में से 184 कंट्रीज ने इंडिया को वोट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के रिलेशंस बाकी उसकी कंट्रीज से कैसे होंगे। अब देखिए, नेबरिंग कंट्रीज की अगर आप बात करेंगे, तो पाकिस्तान से हमारा कोई आज की दुश्मनी, पाकिस्तान की जी। दुश्मनी हमारी दूर की समस्या है। अरे चीन का क्या समस्या है? चीन का देखिए, ना तो भाई चीन का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी का नाम लेता है, ना यहाँ के नरेंद्र मोदी जी उनका नाम लेते हैं। ये जो लड़ाई एक तरीके से दिखाई जा रही है, करता तो मीडिया है, इस सारा प्रोपेगेंडा तो मीडिया का है। तो मेरा भाई, अगर रिलेशंस की आप बात करोगे, तो इंडिया के रिलेशंस मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज से अच्छे हैं। और अगर एक देखो, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी कंट्री एकदम 100% सही होती है। अगर 10 लोगों का दोस्त है, तो 2 लोगों की कहीं ना कहीं दुश्मनी भी होती है। तो बस मेरा यही सही। कहना है भाई, आप मेजोरिटी पे ध्यान दो, माइनॉरिटी को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। नहीं, अभी ये थोड़ा नेपाल भी नाराज हो गया हमसे, हम लोगों से। नेपाल की कितनी अच्छे रिलेशन है और तो हिंदू रास्ता कभी हुआ करता था, लेकिन अभी नेपाल से हमारे रिलेशन बिगड़ गए। तो उसके पीछे का आप क्या लगता है, क्या कारण आपको लगता है क्यों बिगड़े? देखिए, नेपाल नेपाल कितना छोटा है, बहुत ही एक समझ लीजिए 1 आउट ऑफ 100 भी इंडिया में नहीं है। वो जिसकी सतह पे उछल रहा है, या मैं कहूँ जिसकी पैसों पे वो उछल रहा है, वो चाइना है। इसे हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको पता चला होगा कि नेपाल में कम से कम 100 गाँव को चीन आ गया। चीन का जनरल आया गाड़ी पे चढ़ के, और उसने वहां पे बोला कि आप मुबारक हो, आज से आप नेपाली नहीं, आप चाइनीज। तो देखिए, ये चीन की एक विस्तारवादी नीति है। वो ये समझता है कि भारत के सब मित्र दोस्त हैं, तो अपनी दुश्मनी के लिए वो सबको भारत का दुश्मन बनाना चाहता है। अब आप नेपाल की बात करें, तो बांग्लादेश भी नाराज है कहीं ना कहीं। बांग्लादेश किस वजह से नाराज है? जो सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस वजह से उस वजह से बांग्लादेश भी नाराज है। तो देखिए, नेपाल वगैरह को मेरी समझ से इतना ध्यान देने वाला नहीं है। हमारी अगर किसी से लड़ाई है 1 to 1, तो वो सिर्फ चीन से है। और चीन से हमें उस पर ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए मेरी समझ असल में अगर नेपाल से हमारी रिश्ते बिगड़ते हैं तो चीन उसका यूज कर सकता है, वो उसकी जमीन को यूज करके, क्योंकि हमारे हमारे यूपी बिहार बॉर्डर से लगते हैं। तो वो उनको जमीन दे सकते हैं अपना लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए अपनी जमीन भी दे सकते हैं। तो हमें नेपाल से तो रिश्ते अच्छे रखने पड़ेंगे। देखिए अकबर भाई, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। जैसा कि आपको पता होगा कि नेपाल के जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, केपी शर्मा ओली साहब, उन्होंने बोला कि भगवान राम जहाँ जिस अयोध्या में पैदा हुए, वो भारत में है ही नहीं। आपने जी। ध्यान दिया होगा। तो अब आप ये समझिए, ये सब बोलने के बावजूद और इंडिया के चैनल्स को वहाँ पे बैन किया गया, उसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ उनको वेंटिलेटर्स दिए, पीपीई किट्स दिए, और भी जो जरूरी नेसेसरी चीजें जिससे कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, कोविड-19 से, वो सारी चीजें हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हाँ, बात आपकी सही है कि नेपाल की दुश्मनी हमसे हमारे लिए कोई मतलब फायदेमंद चीज नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी और जो हमारे डिप्लोमेटिक्स बैठे हुए हैं, वो इसी चीज की कोशिश करते हैं कि हमारे
संबंध है काफी हद तक नेपाल से सही हो। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि नेपाल में इस समय जिसकी सरकार है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी है और चीन में भी जी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो कहीं ना कहीं विचारधारा में मेल है। लेकिन कोई बात बिल्कुल। नहीं, भारत की विचारधारा, भारत की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है। जब कट्टर इस्लामिक राष्ट्र भारत के दोस्त हो सकते थे, तो दो राष्ट्र था एक समय पे। मेरी भी एक नेपाल फ्रेंड से बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या आपके यहाँ भाई चाइना का बहुत ज्यादा जोर चलता है, सरकार उसी के तरफ कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जो है ऐसा ही अफवाहें, मीडिया की अफवाहें। मैंने कहा आपके 7 जिलों के अंदर वो आ गए और हमारे यहाँ तो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई, तो वो सिरे से नकार देते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे यहाँ लिपो लेक काला पानी में आपने कब्जा कर रखा। तो मैं ये कहता हूँ कि कब्जा अगर किया, आपकी जमीन थी, तो आपके मैप पे पहले से ही वो जमीन होनी चाहिए थी। तो आपने बाद में उसको जो है मैप को आपने अपडेट कर दिया, मैप को अपडेट करके बाद में पब्लिश कर रहे हैं कि नहीं ये न्यू मैप है, हमरा देश हमरा, हमरो देश हमरो अभियान, वो नेपाली में लिख के बड़ा फेसबुक पे उन्होंने कैंपेन चलाया। तो गो बैक इंडिया, झंडे भी जलाए गए मैंने देखा। तो बुरा लगा ये देख के कि बात होती, वो लोग मानते नहीं इस चीज को, वो ये नहीं मानते कि चाइना से कहने पर हम लोग चल रहे हैं, अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं इंडिया से। तो उनका भी नुकसान है क्योंकि ट्रेड यहीं से होती है, ट्रेड हमारी जो है, जो नेपाल की सीमा है, बिहार और यूपी की सोनौली बॉर्डर है, और ये जो बॉर्डर है कहाँ पे पड़ती है, बिहार में जिसका नाम नहीं आता है, वहां से ट्रेड होता है। तो आपका ही नुकसान है, आपकी मिलिट्री के जवान हमारे यहाँ सर्विस करते हैं, उनका नुकसान है। कितने नेपाली लोग भाई को यहाँ रोजगार मिल रहा है, उनका नुकसान है। आप संबंध खराब कर रहे हो बराबर। तो ये सब बातें करता हूँ तो हाँ हाँ तो करते हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं क्या अंदर से दिल से ही नाराजगी हो गई है कुछ। देखिए अंकुर भाई, आप जैसे कह रहे हैं कि नेपाल ने अपना मैप अपडेट किया और काला पानी को अपना हिस्सा बताया। देखिए जी वही चीज अगर आप देखेंगे तो इत्तेफाक से पाकिस्तान ने भी वही किया। 5 अगस्त को उन्होंने क्या किया कि कश्मीर को पाकिस्तान के मैप में इंक्लूड कर लिया और उसको एक नया मैप की तरह उसको मतलब एक रिलीज कर दिया। और दूसरा उन्होंने कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे नाम दे दिया। तो अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान इधर है, नेपाल इधर है, ठीक है, दोनों में डिस्टेंस काफी है, लेकिन दोनों को जोड़ने वाला तो चीन है ना। तो मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि हमारी लड़ाई ये बच्चों से नहीं है। अच्छा सिपाही, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक राजा है, चेस आप जैसे खेलते होंगे तो आप उसके पहले आपसे सिपाही लड़ते हैं आके। आप सिपाही को तो मारते हो चलो ठीक है, लेकिन क्या आप सिपाही को मार के खेल जीत जाते हो? नहीं जीते हो ना, आपको राजा को मारना होता है। तो भाई मेरे कहने का मतलब है कि हमारी लड़ाई चीन से है, चीन के कहने पे पाकिस्तान चल रहा है, चीन के कहने पे नेपाल चल रहा है। तो इन दोनों को हम लोगों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जो काम पाकिस्तान कर रहा है वही काम नेपाल भी कर रहा है, और कहे किसके कहने पर कर रहा है, चीन के। तो मेरी समझ से इन दोनों पे समय बर्बाद करने से अच्छा है कि क्या ट्रेड रिलेशन बिगड़ते हैं उसके लिए हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें इस फिलहाल चीन से लड़ना चाहिए, और चीन पे हम लोग ने दोनों एयर स्ट्राइक करिए, डिजिटल एयर स्ट्राइक करिए, सॉरी एयर स्ट्राइक करो, डिजिटल डिजिटल स्ट्राइक करिए। तो ये काफी बहुत अच्छा कदम है भारत का, और इससे चीन को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है, और चीन को अपनी गलती का एहसास होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो जी बिल्कुल। और चीन के साथ आज खड़ा भी कौन है? कोई भी देश नहीं मेरे ख्याल से, अगर देखा जाए तो ईरान है, टर्की है, मलेशिया, बस ये मलेशिया की भी नहीं, बस ईरान और टर्की, बस ये 2 देश हैं जो उसके साथ हैं। बाकी दुनिया में वो अकेला देखें, आइसोलेट हो चुका है। देखें देखें अंकुर भाई, जो देश भारत के खिलाफ होगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपने ईरान का नाम लिया। देखिए भारत और ईरान के रिलेशन तो हमेशा से बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन अभी 2 महीने पहले कुछ एक रेलवे लाइन का काम ईरान ने इंडिया को कॉन्टैक्ट कर दिया था, इंडियन इंजीनियर्स को। तो वो काम में काफी लेट हो रहा था, तो वो क्या किया, ईरान ने उसको रद्द कर दिया। तो ईरान और इंडिया के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन बिगड़ा है, मैं इस बात को आपको मानता हूँ। और ये रिलेशन मेरे समझ से अमेरिका के कहने पे बिगड़ा है, ये कोई बताने वाली चीज नहीं, अंडरस्टूड है सबको। ये रिलेशन बट टर्की, करते हुए भाई तब बिगड़े जब यूएन में उनके चीफ हसन रूहानी साहब ने जब कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाया, हसन रूहानी ने उठाया और तुर्की के राष्ट्रपति ने उठाया, उसके बाद से भारत ने भी प्रतिक्रिया, कड़ी आपत्ति जताई। देखिए उसके बाद से मेरे ख्याल कश्मीर पे तो हम क्यों चलते हैं, कश्मीर तो भारत का इंटरनल मैटर है। मैं कश्मीर पे क्यों लड़ूं? भाई कश्मीर से से कोई और बोलता है तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ? तो भाई ईरान अगर कश्मीर, ईरान ने उसको वर्ल्ड एक एक मतलब राष्ट्रीय मंच पे, अंतरराष्ट्रीय मंच पे उसको उठाया ईरान ने। तो भारत को बुरा लगा क्योंकि एक पाकिस्तानी अकेला उठाता था, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, अब उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका।
टर्की सपोर्ट कर रहा, मलेशिया सपोर्ट कर रहा, ईरान भी सपोर्ट करने लगा है। इस वजह से मेरे ख्याल से ईरान से संबंध बिगड़ रहे हैं। मेरा अपना ये आप देखिए, बताओ। बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं इस चीज से मुकर नहीं रहा हूँ, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी समझ से कि कश्मीर का अगर मैटर है तो उसको तो ईरान पार्टी नहीं है। जी कश्मीर के मैटर में पार्टी कौन है? तीन ही तो है, इंडिया, कश्मीर और खुद पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी में जहां तक उनका अगर इस चीज में संबंध है तो वो पीओके तक है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में अगर कोई विवाद है तो वो पीओके का है। बाकी यहाँ वाला कश्मीर तो इंडिया का है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस साइन है माना जाए जिसके द्वारा। अब आपने कहा कि जैसे कि भारत के दुश्मन, मैं बिल्कुल मानता हूँ मलेशिया, टर्की और ईरान, पाकिस्तान और ऐसे जितने टुकड़ियां देश हैं जो कहते हैं कि हम ओआईसी से कट के अलग हो जाएंगे, अपना एक अलग नया ओआईसी जी जी। बनाएंगे, बिल्कुल भारत और के खिलाफ है। टर्की बिल्कुल। उनका लीडर बन रहा है आजकल। हाँ, नहीं नहीं, वो एक चूरन बटा हुआ है कि कौन उम्मत को संभालेगा, मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा को कौन संभालेगा, ये चूरन चल रहा है। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब डिसॉल्व हो जाएंगे, इनकी कोई औकात नहीं है। इनको सऊदी अरब भी लात मारेगा और इनको यूनाइटेड अरब अमीरात भी लात मारेगा, मैं आपको इस चीज को बता देता अ, थोड़ा सा चिंता के विषय भारत के लिए आगे ये होगा कि अब जो अगले साल ये यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, मेन महासचिव जिसे कहते हैं, वो टर्की का आदमी बनेगा, टर्की का कोई है वो बनेगा। तब मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा कि ये कश्मीर के इशू को जो उसको वर्ल्ड फोरम पे अच्छा वर्ल्ड फोरम, क्योंकि टर्की उसका दोस्त होता है। और अगले साल यूएन का जो महासचिव होगा वो टर्की से होगा। तो मुझे लगता है कि उसको एडवांटेज मिलेगा थोड़ा सा जब वो यूएन में बात रखेगा, क्योंकि महासचिव टर्की का होगा, टर्की उसका फ्रेंड है। तो ये चीज भी थोड़ी सी चिंता का विषय है भारत के लिए। देखिए देखिए अंकुर भाई, मेरी बात को समझिए, यूनाइटेड नेशंस कोई एक कोड थोड़ी ना है। यूनाइटेड नेशंस तो सिर्फ एक जैसे कि आपने सुना होगा कि फैमिली कोर्ट्स को आप जानते हैं, फैमिली कोर्ट्स का आपने नाम सुना होगा। जब एक परिवार में दो सदस्यों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो फैमिली कोर्ट का काम इतना होता है कि प्यार समझौते से आपसी सुलह समझौता करा के आप मतलब बात मैटर खत्म करवा दें। उनका काम ये नहीं होता है कि तुम्हें 5 साल की जेल हो जाए, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यूनाइटेड नेशंस में वही है, आप मुझे बता दीजिए, मेरे ख्याल से 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था उसकी तो आप मुझे ये बताएं, तब से अब तक 75 से 75 प्लस ईयर्स हो चुके हैं, कितने मैटर्स इन्होंने हल करे? रशिया तो क्रीमिया को खा गया पूरा, कौन बोलने वाला था? तो कौन बोलने वाला था? अच्छा, अब आप बात करते हैं कि ठीक है, एक बात तो मैं मान लेता हूँ आपको कि टर्की का बने, पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का बने, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस क्या है। जब रेजोल्यूशंस ये हैं, पहले तो पाकिस्तानी आर्मी को पीछे हटना पड़ेगा पीओके से, और बिल्कुल, एक उसको भी पहले आने फॉरनर, जी, एक भी फॉरनर वहां पे, कोई वहां पे नहीं रह सकता, वहां पे सिर्फ वही रहेगा जो कश्मीर का आदमी है। तो भाई, जब आप भी पहले रेजोल्यूशन को नहीं मान रहे हो तो हम क्यों माने? भाई हमारी थोड़ी ना खुद गलती है भाई। देखिए, कश्मीर का मैटर अगर कि जब तक नहीं सॉल्व होगा, इसमें भारत का ही फायदा है, पाकिस्तान का इसमें कोई फायदा, पाकिस्तान आर्मी का फायदा है खाली इससे, वहां की आवाम का इसमें कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल से चाहे वो पाकिस्तानी का क्यों ना सिक्योरिटी काउंसिल में उनका आ जाता है प्रेसिडेंट, तो इससे हमें कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं, आपको भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत जी। और अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान के जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, हमारा बहुत अच्छा देश है। किसी भी आप अफगानी भाईजान से मिले, कभी भी मिले हो, मैं तो एक बार मिला हूँ, बड़े अच्छे से वो मिलते हैं और पाकिस्तान को 100 गालियां देते हैं। तो अब हम अफगानिस्तान से दोस्ती करते हैं तो वो भी पाकिस्तान को पसंद नहीं है। अगर ईरान से दोस्ती, चलो अभी ईरान से संबंध नहीं सही है, सही हो जाएंगे, उससे भी उसको दिक्कत है। तो पाकिस्तान का तो कोई इलाज मेरे ख्याल से ना है ना होगा आगे चल के, केवल उसकी लड़ाई ही एक इलाज है जब उसके 5 टुकड़े हो जाएंगे। है। देखिए अंकुर भाई, पाकिस्तान से आप क्या लड़ाई करोगे? पाकिस्तान तो आपके आधा भी नहीं है। 4 जंगे उनसे हो चुकी है, चारों जंगे हम लोग जीते हैं। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हो कि अगर हमारी अफगानिस्तान से दोस्ती होती है तो भाई हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को और बुरा लगे, वो जल के पूरा राख हो जाए। भाई अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में इसराइल से दोस्ती करी है, बिल्कुल, बाकायदा बहुत अच्छा। पाकिस्तान ने इसका सख्त, बाकायदा पाकिस्तान ने इसका सख्त खंडन किया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जली ना, इससे हमें क्या लेना देना? हम हमें तो वही करना ना। देखिए, हमें डेवलपमेंट, देश की जीडीपी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और जो भारत के आंतरिक मामले हैं, भारत के बॉर्डर्स को सील करना, भारत के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, विदेशी घुसपैठियों को भारत से निकालना, ये हमारे मेन मुद्दे हैं। और पाकिस्तान क्या सोचता है, इससे मेरे ख्याल से हमें ज्यादा वैसे ध्यान तो नहीं देना चाहिए।
और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी मेरी आरजू कासमी जी से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि मैडम, एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे आपके, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, वो कहते थे कि घास की रोटी खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाना नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने मैडम से कहा, अब आपको घास की रोटी खाने के दिन भी आ गए आपके। तो वो कहती है कि देखिए, भारत अगर एटम बम बनाएगा तो हम भी बनाएंगे, और भारत अगर कुछ करेगा तो भाई जाहिर सी बात है हमें करना पड़ेगा। तो मेरा भाई सवाल है उन लोगों से, पाकिस्तानियों से, मेरे पाकिस्तानी भाइयों से, कि भाई इंडिया ने तो अपने मल्टी नेशनल कंपनीज में तो अपने सीईओ भी भेजे हैं। हमने तो मिशन मंगल भी किया है, चंद्रयान 2 भी हमने किया है, हमने तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। माइक्रोसॉफ्ट में हमारे सीईओ बैठे हैं, गूगल पे हमारे सीईओ बैठे हैं। तो अब आप इस चीज को सोचिए, पाकिस्तान उस चीज की बराबरी नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्या करता है, जिहाद, और ये जितनी जमात दावा, और ये जो अपने दामाद इन्होंने बैठा रखे ना हाफिज सईद टाइप के लोग, मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, तो पाकिस्तान बस यही कर सकता है कि इंडिया को कैसे उसकी टांग खींचनी है, बस पाकिस्तान को इतना आता है। अगर हम किसी से, उसको तो इस चीज से भी दिक्कत है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि इस्लामिक टेररिज्म से हम लोग को साथ में लड़ना पड़ेगा, तो पाकिस्तान से तो उसकी भी जली थी। तो भाई पाकिस्तान का कहाँ तक उसको ध्यान देखोगे? पाकिस्तान को मैं तो कंट्री नहीं समझता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ठीक है, हमारे नेबर है, हमसे अलग हो गए, कल वो भारत में फिर मिल जाए। बस मेरा सीधा, मैं पर्सनली, मेरा इंडिविजुअल ये सोच है। जी जी। और पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो अभी एक वहाँ भी इस्लामाबाद में एक मंदिर बनने वाला था राधा कृष्ण जी का, तो आपने भी देखा होगा, वो मंदिर नहीं बनने दिया गया। इतनी बुरी हालत वहाँ पे जो है अल्पसंख्यकों की, उसके बारे में वो नहीं उठाते कोई विषय। बस कश्मीर कश्मीर कश्मीर, 500 को आपसे समझ नहीं रहे, आपको कश्मीर और चाहिए। तो पहले अपने घर की स्थिति सुधार लो, फिर आओ यहाँ कश्मीर मांग लो। मेरा तो ये, चलो ये कहना है। देखिए, जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं, बेशक वो इस्लामाबाद में मंदिर बनेगा, और इंशाल्लाह जल्द बनेगा वो मंदिर। अब आप बात करते हैं मंदिर, देखिए, जब उसकी दीवार नींव रखी गई थी तो वहां पे एक बकायदा मुस्लिम आदमी, वहां का इस्लामिक जिहादी आतंकवादी आदमी, वो गया, उसने पैर से लात मार दी, दीवार तोड़ दी, और खड़े होकर वहां पे अजान पढ़ा। मैं बिल्कुल कहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ मंदिरों में इफ्तार पार्टी भी हुई आती है, मंदिरों में अजान भी होती है, लेकिन आप भी तो अपने मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ। ठीक है, जी बेशक आप नहीं करवाओगे, आप इस्लामिक राष्ट्र हो, आप मत कराओ, लेकिन कम से कम हमारे मंदिरों को तो सुरक्षित रखो। आपने एक जी और वीडियो देखा होगा कि वहां एक छोटा सा लड़का था, वो कह रहा था एक एक हिंदुओं को काट डालूंगा अगर किसी ने मंदिर बनाने की वो करी तो भाई देखिए, माइनॉरिटीज का क्या हाल है पाकिस्तान में। अगर ये आपको समझना है तो आप आरिफ फसाकिया साहब से एक इंटरव्यू ले लीजिए, आप समझ जाएंगे सर किस मुसीबतों से एक तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह को अगर आप देखेंगे, तारिक फतेह से भी मेरी पर्सनली बात हुई है व्हाट्सएप पे, सबने बताया कि भाई वहां अगर आप पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी निजाम, आईएसआई के खिलाफ आवाज उठाओगे, आपको 70 साल के लिए जेल में डाल देंगे। अब क्या करोगे? बिल्कुल ऐसी तो सही स्थिति बात। है पाकिस्तान। अरे आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, वहां पे शियाओं को मारा जाता है, अहमदीज को मारा जाता है, वो खुद के उनके यहाँ फिरके परस्ती है, फिरके आपस में लड़ते रहते हैं। तो भाई आप कुछ सोचिए हिंदुओं का क्या हाल होगा वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा सही वहां के बात। एक प्रधानमंत्री ने बोला था कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट के हिंदूज हैं, इनको भारत में से, इनको पाकिस्तान में से इस वजह से रखेंगे ताकि हमारे यहाँ की लैट्रिन और बाथरूम साफ कर सके। तो मेरे भाई ये है वहां की माइनॉरिटीज के हाल। अब बात होती है कि भारत का कोई लेफ्ट मीडिया है, लेफ्ट विंग मीडिया है, वो दिखाता है कि नहीं सर, पाकिस्तान में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज को 4 मीनार बना दी गई है, 4 टाइम का खाना मिलता है, 6 6 रोटी मिलती है। भाई देखिए, अब पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू परिवार है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान के चलिए उनका 500 स्क्वायर फीट में मकान है, ठीक है, कोई छोटी मोटी नौकरी वो करते हैं, 10 15 20 हजार रुपए की। तो भाई अगर उनसे आप पूछेंगे कि आपको यहाँ पाकिस्तान में लोग मारते हैं, तो भले उसको नहीं मारते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आप पूछोगे कि हाँ, अब उसने कह दिया हाँ मारते हैं, तो भाई आपको क्या लगता है, वो उस दिन रात में सो पाएगा अपने? आपको क्या लगता है वो उस दिन अपने रात में बच पाएगा? तो भाई ये हालत है। और यहाँ की अगर कंपेयर आप करो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप किसी मुसलमान से पूछोगे कि भाई हिंदू कैसे हैं, तो वो नारा लगाएंगे हिंदुओं की कबर खुदेगी, एएमयू की धरती पे सावरकर की कबर खुदेगी, पाक हिंदू राष्ट्र है। और हिंदुस्तान इस्लाम मतलब आस्तिक को जो है उन्होंने दौड़ते दिखा दिया, हिजाब में बिंदी लगा के दिखा दी। तो भाई कंपैरिजन अगर आप इंडिया से करोगे तो वहाँ की माइनॉरिटीज को कोई हक नहीं है जीने का। और यहाँ की माइनॉरिटीज को मैं इनको मानता भी नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कुछ ऐसे स्पेसिफाई नहीं है कि अगर इतने हैं तो इनको माइनॉरिटी को। भाई 19 20 करोड़ हो गए, मेरे ख्याल से 25 करोड़ क्रॉस कर जाओगे, माइनॉरिटी कहाँ है? वो तो सेकंड मेजोरिटी है, सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी। तो भाई अगर आप पाकिस्तान की माइनॉरिटी देखोगे तो बहुत बुरी हालत है उसकी। और
मंदिर की तो बात आज छोड़ो, पहले उनके घर बन जाए, मंदिर तो बाद में ही बन जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अभी एफएटीएफ की जो है अक्टूबर में मीटिंग होगी, तो क्या लगता है आपको, ये ग्रे लिस्ट पे रहेगा, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, कि वापस बिल्कुल वाइट हो जाएगा, क्या लगता देखिए, मैं अगर एक बात कहूँ तो पाकिस्तान जो है उसने घाट घाट का पानी पी रखा है, इस चीज को आप मानिए। बता दो कैसे है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक लिस्ट जारी करी है कि जितने उनके यहाँ आतंकवादी हैं, उन आतंकवादी, और उसमें दाऊद इब्राहिम का भी उन्होंने नाम उसमें जिक्र किया है। तो देखिए, जब एफएटीएफ की मीटिंग होगी, जब इसे डिसाइड होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखना है या ब्लैक लिस्ट पे रखना है या ग्रे लिस्ट से हटा देना है, तो वो क्या करेगा, अपने आतंकवादियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगा देगा, एक दो एक दो महीने के लिए जेल में भेज देगा, पाकिस्तान की इमेज क्लियर हो जाएगी। तो अगर अब मेरा पर्सनल व्यू, अगर मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्ट पे पाकिस्तान को होना चाहिए, सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगने चाहिए पाकिस्तान पे, और जितने भी आतंकवादी वहां पे हैं उसको यूनाइटेड नेशंस को ग्लोबली टेररिस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस को खुद, उन्हें खुद इस चीज में आगे आके अपना मतलब खुद से उन्हें करना पड़ेगा। और रही बात पाकिस्तान की, देखिए आर्थिक स्थिति, अगर आप पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा देंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन, तो पाकिस्तान को टूटने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर ठीक है आप उनको इकोनॉमिक हेल्प कर भी दोगे तो पाकिस्तान फिर भी टूटेगा, क्योंकि वो इसके अंदर इतनी जहालत भरी है पाकिस्तान के अंदर कि वो उसको अब इतना लोन वो आप समझ लिए ले चुका है ना, कि वो लोन को पे करने के लिए फिर लोन लेता है, फिर ब्याज को है? पे सही। करने के लिए फिर लोन लेता है। तो मेरी समझ से तो देखिए, अब ये तो फिलहाल मीटिंग ही तय करेगी, इस पर पहले से कमेंट करना थोड़ा सा मुनासिब। जी। अच्छा, अभी एक इशू और हुआ है चाइना से, जो हमारी अभी लड़ाई दोबारा उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। तो अरुणाचल में हमारे वो 5 बेचारे नागरिक उनको उठा ले गए। तो आपको नहीं लगता है ये जो है कि कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा अब चाइना के ऊपर, कि हमारे 5 कम से कम नागरिक तो वापस करो, उनसे देखिए क्या अंकुर राय है? भाई, देखिए चाइना का क्या निजाम है, देखिए चाइना में अगर कुछ होता है तो वहाँ का हमारा, क्योंकि वहाँ पे मीडिया स्वतंत्र नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहाँ जो उनकी आर्मी है, देखिए हमारे यहाँ जो इंडियन आर्मी है वो किसी पार्टी के अंडर नहीं आती है, जी। वो एक संस्था है, उसका काम है कि देश की सिक्योरिटी, अपने सिटीजन्स को सेव करना, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना और बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करना, ठीक। वही दूसरी तरफ अगर आप चाइना की आर्मी को देखोगे तो चाइना की आर्मी, पीएलए जिसे हम कहते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है, वो चाइना देश की आर्मी नहीं है, वो वहाँ की पार्टी की आर्मी है। तो देखिए हमारी आर्मी क्या है, वो प्रोफेशनल आर्मी है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी है, वो किसी के देश के नागरिकों को नहीं मारती है, उसका काम है सिर्फ देश के जो दुश्मन है, मतलब दुश्मन देश के जो वहाँ के सोल्जर्स है उनको एलिमिनेट करना। लेकिन उनको जब हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो बाकायदा उनके रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार भी हमारी आर्मी करती है। तो चाइना का क्या है, चाइना के वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की ये आदमी है, तो हम उनसे ये चीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी आवाम पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, हमारी आवाम को नहीं मारेंगे। बेशक आप कह रहे हैं कि 5 नागरिकों को हमारे यहाँ उठाया गया, मेरे ख्याल से फॉरेन ऑफिस को इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और अपने एक एक आदमी को जिंदा सही सलामत भारत वापस आना चाहिए। ये मेरे मेरा ख्याल से स्पष्ट है। जो अभिनंदन के साथ हुआ, जैसे कड़ा एक्शन भारत ने लिया कि वापस कर दो, अंजाम भुगतना पड़ेगा, वही बिल्कुल शब्द, कड़े शब्द का प्रयोग चाइना के खिलाफ भी होना चाहिए, कि 5 आदमी जो हमारे देखिए, जी। देखिए गुड भाई, अभिनंदन की आप बात कर रहे हैं, अब देखिए अभिनंदन अटैक करने नहीं गया था, जी। अभिनंदन डिफेंस में था, और ये एक जेनेवा संधि है, जेनेवा। जी। थोड़ा सा माफ करिएगा। जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, इसको क्लियर कर देंगे ना। बोलिए, 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 आप आ जाए। बोलिए, आवाज आ रही है। उसको क्लियर कर दीजिएगा। जी,
इसको आप देख लेंगे ना, मैनेज कर लेंगे, क्यों कर लेंगे। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी, आप इसको ट्रिम कर दिएगा, ठीक है, इतना पोर्शन को हटा दीजिएगा। ठीक ठीक। जी। तो देखिए, आप ये कह रहे हैं, बेशक अभिनंदन जो था वो डिफेंस में गया था, ठीक है, तो वो पाकिस्तान कहता है ना कि हमारे वजीर आजम ने ऐसा पीस जेस्चर अभिनंदन को वापस कर दिया, तो भाई वो पीस जेस्चर नहीं था। वो अगर नहीं वापस करते तो वो जेनेवा कन्वेंशन जो था, तो उसका सीधे सीधे वायोलेशन था। और अगर आप यहाँ की बात करोगे तो ये हमारे 5 नागरिकों को उन्होंने उठाया, तो यहाँ पे ड्यूटी तो और ज्यादा पड़ जाती है कि आप किसी देश के नागरिकों को आप ऐसे बंदे नहीं बना सकते। तो मेरे ख्याल से फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर काम करना चाहिए। जी। तो कड़ा संदेश देना चाहिए कि हमारे पास नागरिकों का कुशल वापस कर दो, वरना अच्छा। और एक चीज और, चीन तिलमिलाया हुआ है अभी जो क्वाड बना है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो वो उससे बहुत ज्यादा तिलमिला चुका है, क्योंकि अब चारों तरफ से गिर गिर चुका है, लगभग गिर चुका है। तो उसी जो तिलमिलाहट है उसकी, उसी के बाद उसी हिसाब से तो नहीं इसने ये कदम उठाया है, जो जो निर्दोष नागरिकों को तुम उठा लोगे। तो मेरे ख्याल देखिए, से उसी की वजह। जी। देखिए चीन का क्या है, अब आपको पता है कि चीन की हर जगह थूथू हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस का उन्होंने एक ऐसी पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में बांटा है। सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ हो चुकी हैं, और ये सब चाइना को इकोनॉमिकली हर्ट करने की सोची। देखिए, आज के समय में जंग करना ये खाली शब्दों में अच्छा लगता है, लेकिन जी। जी। प्रैक्टिकल ये चीज नहीं है। तो अगर आपको चाइना में रोक लगाना है तो आप उन पर इकोनॉमिक रोक लगाओ, अपनी कंपनीज को वहां पे शिफ्ट करो, वहां से रिमूव करो, सॉरी, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म में उनको ले आके बसाओ जहाँ पे वो चाइना से दूर रहे, चाइना के वर्कर्स दूर रहे। अब जब चाइना पे इकोनॉमिक झापड़ पड़ेगा ना उनके, तो चाइना की अकल कहीं ना कहीं ठिकाने आएगी। अच्छा, चाइना की जो सरकार है, उसके काम में तो मैं समझता हूँ कि रुई घुसी हुई है। बताता हूँ आपको कैसे। अगर किसी देश की इतनी छूटू हो रही है तो वहां के राष्ट्रपति का क्या पहला फर्ज बनता है कि कम से कम अपने नेबर्स, जो अपने पड़ोसी देश है, उनसे तो रिश्ते अच्छे करें। तो भाई वो नहीं करेंगे, वहां का राष्ट्रपति नहीं करेगा, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता है। अगर वहीं हमें चाइना को थोड़ा सा अगर देखें, तो अगर जब उनके आप आर्थिक पाबंदी लगाओगे तो बेशक वहां के लोग बेरोजगार होंगे, वहां का मीडिया आवाज उठाएगा इस चीज पे। तो जब वहां के लोकल लोग लड़ेंगे और वहां की सरकार के, हालांकि उनको दबाए जाएगा, ये आपको पता भी है, हमको भी पता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर मेरे ही देश के नागरिक मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो शायद मैं एक समय पे मुझे चुप रहना पड़ेगा इस स्टेज पे। और बाहरी चाहे मुझको जितना बोले, मैं अपने आप पे एक बब्बर शेर हूंगा। तो मेरे ख्याल से इसीलिए चाइना तेल मिलाया हो, क्योंकि उसके ऊपर इतने सैंक्शन लगे हैं। देखा कि आपने अभी पबजी पे रोक लगा दिया। अब पबजी नहीं कहते, टेंसेंट को जो चाइनीज इंजन था उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, और खुद का एक नया इंजन अपना इंडिया में रिलीज करेगा। तो भाई मेरे ख्याल से 14 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए बहुत बड़ा करारा झटका है, इसको आप समझिए। और अभी चाइना तो और बौखलाहट में और भी बहुत बड़े बड़े कदम उठाएगा। जी। और अगर देखा जाए तो चीन चीन के अपने, जब बाढ़, जो उसके इलाकों में बाढ़ आती है, तो बताइए वो शहरी इलाकों को मोड़ के गांव के इलाकों में पानी भेज देता है। ऐसा तो वो देश है जो अपने अपने ही लोगों को मार देता है, तो दूसरे लोगों की तो बात ही छोड़ देनी चाहिए। देखिए, मैं आपको चाइना के बारे में अब इससे तो और क्या बता सकूं। देखिए, आप सबसे पहले तो समझिए, अभी जब गलवान में झड़प हुई थी, जब हमारे 23 जवान शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो चाइना के 43 जवान जो थे वो शहीद हुए थे या मारे गए थे, मैं कहूँ। क्या चाइना ने किसी एक का भी अंतिम संस्कार दिखाया? मैं कहता हूँ ठीक है, नहीं 43 मरे होंगे, एक को मरा होगा, अभी एक उनकी मरा होगा कब्रों ना की कम जो से है कम। पिक्चर लीक हो चुकी है, कर्तव्य भाई। तो चाइना इस चीज को तो मार रहा है, चाइना तो माने ना इस चीज को। अब मान चुका है। अरे चाइना, देखिए चाइना को, चाइना एक, मैं बता रहा हूँ कि जो उनकी सोच है वो विस्तारवादी सोच है। वो बस जी। ये चाहते हैं, वो खुद को जमीन का टुकड़ा है, और वो वामपंथ कहते हैं, और वामपंथ तो ये कहता है कि किसानों की आवाज रखो, मजदूरों की आवाज रखो। एक तो खुद को नास्तिक कहते हैं। देखिए, अरे आप देखिए, देखिए, खुद का इतना बड़ा देखिए, साम्राज्यवादी खड़ा कर दिया, और तुम वामपंथ, कैसा वामपंथ है तुम्हारा? वामपंथ तो रशिया में भी है, लेकिन उतना नहीं है। उतना खतरनाक वामपंथ रशिया का नहीं है जितना चाइना का। देखिए अंकुर भाई, मैं आपको अगर बताऊं, वामपंथ तब तक ही वो वामपंथ रहता है जब तक वो माइनॉरिटी में होते हैं, ठीक है।
माइनॉरिटी में है तो आपको गरीबों को खाना भी देना है, आपको गरीबों को रोटी भी देनी है, आपको मकान भी देना है, कपड़ा भी देना है। और जिस दिन आप मेजोरिटी में सरकार आप बना लोगे ना, आप गरीबों को भूल जाओगे। आपकी जो सोच है, जो कट्टरवाद है ना आपके अंदर, जो आप देखो कम्युनिस्ट का क्या सीधे सीधे रहता है, वो किसी भगवान को नहीं मानते। ये खाली एक तरीके से कम्युनिस्ट को आप खाली कह सकते हो, लेकिन इंडिया में क्या होता है कि हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी जाती है, हिंदुओं को जी, आप आतंकवादी कह सकते हो, लेकिन इस्लाम के लिए कम्युनिस्ट तुरंत खड़े हो जाते हैं। ये कहने की जरूरत, बिल्कुल बताने की जरूरत तो बिल्कुल। आपको है नहीं। किसी भी जी। मुस्लिम कंट्री तो में कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है मेरे ख्याल से। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है ना, वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में एक गठजोड़ है, इन दोनों की लड़ाई हमसे है। और ये नहीं जानते, कम्युनिस्ट ये नहीं जानते कि इनकी भी गर्दन उतरेगी। ये भी तो भाई वाजिबुल कत्ल है ना। भाई जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है उसकी तो गर्दन कटेगी नहीं कटेगी, आप मुझे ये बताएं। तो इसीलिए इस्लामिक कंट्री में कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसी। तो मेरे जी, ख्याल से जो चाइना का वामपंथ है ये सिर्फ दिखावा है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। पूरी दुनिया में आपने साम्राज्यवाद खड़ा कर रखा है और खुद को वामपंथ वामपंथ कहते रहते हैं। अजीब सा। तो जी अंकुर भाई वही बोले बोले। वही मैं कह रहा था कि जो एक रशिया कंट्री है, वो वामपंथ को, वो भी मतलब मार्क्सवादी विचारधारा, जो भी कम्युनिस्ट की मार्क्सवादी विचारधारा को, लेकिन वो वहाँ तब थोड़ा सा वहाँ पर उनसे, चाइना से कम। चाइना वाले ज्यादा ही वामपंथ हैं, वामपंथी, कट्टर वामपंथी से कहते हैं, उसका वो अनुपालन करते हैं। जबकि रशिया भी को वामपंथी देश है, वो भी कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन वहाँ इतना नहीं है। रशिया थोड़ा सा जो है हल्का है हवा वामपंथ वहाँ का। देखिए अंकुर भाई, रशिया की अगर आप बात करेंगे तो रशिया हमेशा इंडिया का दोस्त रहा है। वो अलग बात है कि वो इस समय चाइना से उनकी दोस्ती चल रही है। देखिए हर कंट्री के अपने अपने मफादात होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी कंट्री को किसी कंट्री से लड़ाई लगनी चाहिए या प्रॉक्सी वॉर करनी चाहिए। बिल्कुल, अब चाइना से देखिए आपकी अगर दोस्ती है तो आप उसको अपनाएं, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन इंडिया का भी अगर एक स्टैंड है कि चाइना अगर हमारी जमीन में घुसेगा तो भाई हम चाइना को नहीं छोड़ेंगे, हम चाइना की जमीन में घुसेंगे। और इस समय उनके जो सबसे बड़ा वो आपका अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने इस चीज को मारा है कि भाई भारत हमारी सीमाओं के अंदर घुस आया और भारत जल्द उसको अगर नहीं रोकेगा तो ये खत्ते के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो भाई रशिया की अगर आप बात करेंगे तो रशिया मतलब मैं आपसे कहूँ कि इंडिया का सबसे पुराना दोस्त है। अगर आपको वामपंथ देखना ही है, कम्युनिज्म देखना ही है, तो आप रशिया को देखो ना, आप क्यों बिल्कुल चाइना को बिल्कुल, देखो। यही नहीं, जी तो भाई देखिए उसको मैं यही फॉलो नहीं कहना करते। चाहूंगा हमारे कि यहाँ के भी जो वामपंथी पार्टियां हैं, वो भी चाइना चाइना के ही वामपंथ को फॉलो करते हैं। भाई और वो भी रशिया, जो आप है, क्या बात करते हैं, रशिया में अगर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है तो वहाँ के आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो सनातन धर्म को अपनाए ले रहे हैं। भाई बिल्कुल। सनातन धर्म रशिया में बहुत स्पीड से फैल रहा है और उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो इस्कॉन है। पुतिन साहब को योगा करते हुए देखा गया है, काफी उनके वीडियो आए हैं। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि वहां पे बहुत जल्द बीजेपी की शाखाएं लगने वाली है आरएसएस। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज, करदम जी। और जी आगे भी आपसे डिस्कशन रहेगा। जी जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर थैंक यू।